हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम 5 नवंबर 2025 की वेडनेसडे की न्यूज़ को कवर करने वाला है। इसमें हमारे जो मेजर सब्जेक्ट रहते हैं पॉलिटी ईयर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। तो इनसे रिलेटेड हम जितने भी द हिंदू में इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है हम उनको वन बाय वन कवर करते हैं। हमने कल आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था। क्वेश्चन क्या था कि मर्कोसुर जो कभी कभी समाचारों में रहता है वह क्या है। आसियान देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता, दक्षिण अमेरिका में एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन, अफ्रीका में एक आर्थिक संगठन, अफ्रीका में एक सैन्य गठबंधन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन है मर्कोसुर। तो ये उसके बारे में बात करें तो हमारी जो पहली आज की न्यूज़ है ये है इंडिया एंड इजराइल के जो रिलेशंस है, यानी कि इंडिया और जो इजराइल है वो कैसे अपने मतलब कि एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग करते हैं। तो जयशंकर क्या कहते हैं कि जो इंडिया एंड इजराइल है उनके जो टाइज हैं वो हमेशा ट्रस्ट पर मतलब कि डिफाइन किए जाते हैं। तो अब देखिए इनकी एक बैठक हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एस जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर और इजराइल के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं ये। तो इन दोनों की बैठक हुई थी और इन्होंने बैठक में कुछ इम्पोर्टेंट बात की, कुछ आपस में एक दूसरे को लेकर मतलब सहयोग के बारे में इनकी वार्ताएं हुई। तो उसको हम देख लेते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का इन्होंने सबसे पहले बात की। तो जयशंकर ने कहा कि भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ कही कि हम और कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े और हमारे संबंध आपसी विश्वास पर आधारित है। यानी कि उन्होंने ये चीज़ कही कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ है, कोई भी अगर बुरा टाइम आता है। तो इजरायली मंत्री जो है उन्होंने पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में आड़े हाथों लिया, कहा कि कोई भी देश आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब कि उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए ये चीज़ कही। इसके साथ ही जो गाज़ा में शांति योजना है उसका समर्थन करते हैं दोनों देश ही, खास करके भारत ने गाज़ा में स्थायी स्थिरता के लिए शांति योजना का समर्थन किया। जयशंकर ने कहा कि भारत इस बात पर नज़र रखता है कि इजराइल ने हमास को निरस्त करने के लक्ष्य का स्वागत करता है। इनकी इजराइल क्या है कि हमास को बिल्कुल ही उसके प्रभाव को ख़त्म करना चाहता है। और इसके साथ ही जो भारत है उसने जो ट्रंप का एक जो गाज़ा शांति प्लान आई थी, गाज़ा शांति योजना, तो उसको समर्थन दिया है। इसके साथ ही अभी हाल ही में द्विपक्षीय निवेश समझौते को एक और महत्वपूर्ण कदम बताया। जयशंकर क्या कहते हैं कि आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय खुलने वाला है। इजराइल के जो कृषि, अर्थव्यवस्था, पर्यटन, वित्त मंत्रियों की जो भारत का भी दौरा हुआ हाल ही के दौरान, तो दोनों देशों के जो संबंध है वो और ज़्यादा गहरे हो रहे हैं। इसके साथ ही भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी चर्चा हुई, जो कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाला, यानी कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं IMEC एक कॉरिडोर है। इसमें जो है भारत यानी कि अपने जो इस क्षेत्र में पूरा जो मध्य एशिया जो मध्य पूर्व है तो उसमें अपने जो मतलब कि प्रभाव है उसको कायम रखना चाहता है। अब देखिए इनके जो रिलेशंस हैं इजराइल और इंडिया के संबंध है, तो इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दी, लेकिन पूर्ण जो राजनयिक संबंध 1992 में इनके स्थापित हुए। तब से लेकर संबंध तेजी से मजबूत हुए, खास करके सुरक्षा, रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में। फिर 1997 में इजराइल के जो राष्ट्रपति थे एजर वीज़मैन, उन्होंने भारत का दौरा किया यहाँ पर और बहुत ही वो इम्पोर्टेंट साबित हुआ। आज दोनों देश जो है I2U2 यानी कि इंडिया, इजराइल, UAE, अमेरिका जैसे मंचों पर सहयोग कर रहे हैं। I2U2 क्या है, एक संगठन है क्षेत्रीय। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं इस संगठन में, इंडिया, इजराइल, UAE एंड US।
तो एक अनौपचारिक सामाजिक साझेदारी है, जिसे कभी कभी मध्य पूर्व क्वाड या फिर पश्चिम क्वाड भी कह देते हैं इसको। ये जो पूरा समूह है पूरे विश्व की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया गया। विशेष रूप से जो आर्थिक और तकनीकी सहयोग है उस पर ये ज़्यादा फोकस करता है। चारों देशों की जो नवाचार क्षमता है, उद्यमी भावना का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन, उसके साथ खाद्य सुरक्षा, सतत विकास जैसे जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करता है। इसके साथ ही गठन और सदस्य इसके कौन कौन है, अभी हमने बात की सिर्फ 4 सदस्य हैं। I2 मीन्स कि एक इंडिया, एक इजराइल। U2 माने कि UAE और उसके साथ USA। तो इसकी जो मतलब कि पहली बैठक होती है अक्टूबर 2021 में, और अब्राहम समझौते के बाद ये संभव हुआ था, जिसने इजराइल और UAE के बीच सामान्य संबंध बनाए थे। आधिकारिक उद्घाटन जो शिखर सम्मेलन 2022 को वर्चुअल रूप से किया गया था, जिसमें भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो यार लापिड, UAE के जो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि जो बाइडन, तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट लिया था 2022 में। इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना एक लचीला मुद्दे आधारित मंच है, यानी कि किसी किसी मुद्दे पर इनका फोकस रहता है। खास तौर पर जो मतलब क्वाड देश है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उसका पूरक माना जा रहा है इसको। नेतृत्व जो है प्रत्येक देश के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि भारत से विदेश सचिव जो है दम्मू रवि और इजराइल से विदेश मंत्रालय के महानिदेशक जैकब ब्लिट्स्टीन, तो इनके द्वारा इसको लीड किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो I2 जो U2 है, इसका उद्देश्य था कि पूरे विश्व में जितने भी चुनौतियां उनका सामना करें, और इसके साथ कुछ क्षेत्र हैं उसमें इनका प्रमुख फोकस था जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और सतत विकास। यानी कि भौगोलिक सीमाओं से परे ये बिल्कुल काम करता है। और जो अमेरिका की साझेदारी है उनको पुनर्जीवित, स्टार्टअप जो इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम है उसको मजबूत किया जाता है, हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है। तो इसी तरह इसका जो मतलब उद्देश्य अगर हम कहें तो उद्देश्य इसका बहुत ही मतलब उद्देश्य इसका मेन यही है कि पूरे विश्व में अपनी स्थिति को मजबूत रखना। इसके साथ ही अंतरिक्ष उद्यम, यानी कि चारों देश जो है ऑटिज्म के समझौते के हस्ताक्षर करते हैं। ऑटिज्म तो पर्यावरण जलवायु चुनौतियों के लिए अंतरिक्ष आधारित जो उपकरण है वो विकसित करेंगे, नीति निर्माता और उद्यमियों के लिए डेटा प्रदान करेगा। इसके साथ ही कृषि नवाचार मिशन फॉर क्लाइमेट, तो फरवरी 2023 में जो I2U2 हुआ था बिजनेस फोरम में, भारत को इस पहल में शामिल किया गया, जो कि जलवायु अनुकूल कृषि पर केंद्रित है, यानी कि जलवायु के अकॉर्डिंग कृषि की जाएगी। इसके साथ ही प्राइवेट एंटरप्राइज पार्टनरशिप, सितंबर 2023 में अमेरिकी के जो विदेश मंत्री है UAE और उसके साथ UAE भारत, UAE इजराइल बिजनेस काउंसिल के बीच MOU साइन हुआ। यह निजी क्षेत्र को जुटाएगा, जिसमें थिंक टैंकों का अध्ययन, वीडियो इंटरव्यू और स्टार्टअप कनेक्शन भी शामिल है। इसके साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नई समाधान, संयुक्त वित्त पोषण और हरित प्रौद्योगिकियों का विकास होता है। फरवरी 2023 में पहला फोरम आयोजित किया गया था, जहां पर AIM यानी कि एम फॉर क्लाइमेट को और ज़्यादा मजबूत किया गया। अब देखिए इसकी जो एक खाद्य सुरक्षा परियोजना है I2U2, तो वो परियोजना आखिर क्या है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में एकीकृत जो खाद्य पार्क है, यानी कि इंटीग्रेटेड फूड पार्क के विकास के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की बात कही है। यानी कि अमेरिका डॉलर का जो 2 अरब होंगे उसको भारत में निवेश किया जाएगा। ये निवेश UAE की संप्रभु फंड के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि COP28 2023 में उसके मेजबान देश के रूप में जलवायु पूर्ण परिस्थितियों पर जोर देता है। परियोजना का जो कुल मूल्य अगर हम देखें कॉस्ट, तो 2 अरब डॉलर है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही खाद्य पार्क मुख्य रूप से गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में विकसित किए जाएंगे। भारत सरकार भूमि उपलब्ध करवाएगी और किसानों को इन पार्कों में एकीकृत करने में सुविधा प्रदान करेगी। यह परियोजना भारत को वैकल्पिक कृषि
आपूर्ति श्रृंखला का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेगी। यानी कि एक तरह से भारत एक ऑप्शनल कृषि श्रृंखला का एक विश्व का केंद्र बन सकता है। विशेष रूप से इजराइल और यूएई की जो निकटता, उसके कारण सुगम सप्लाई चेन जो है सुनिश्चित होगी। इस खाद्य परियोजना का उद्देश्य क्या है? फसल उत्पादकता को अधिक करना, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना। पूरे विश्व के जो खाद्य संकट है, जैसे कि यूक्रेन का युद्ध हुआ तो वहाँ पर अकाल जैसी सिचुएशन बन गई, उससे निपटने के लिए विविधीकृत खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणालियों का निर्माण करना, किसानों की आय को बढ़ाना, रोजगार सृजन, सतत कृषि को बढ़ावा देना। ये जो परियोजना I2U2 के तहत 6 प्रमुख क्षेत्र जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा उसमें से एक है। लेकिन इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि किसानों की जो भागीदारी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट रहता है सुनिश्चित करना। खास करके जो छोटे किसान होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी परियोजनाओं में शामिल हो जाएं, तो इसलिए उनको यहाँ पर लेकर आना थोड़ा मुश्किल रहता है। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और निजी क्षेत्र की प्रतिबद्धता, भू राजनीतिक मुद्दे जिसमें ईरान, पाकिस्तान से संबंधित जो तनाव है जो कि पूरे क्षेत्रीय सहयोग को प्रभावित कर सकते हैं। कार्यान्वयन में देरी, जैसे कि ADQ की ड्यू डिलीजेंस से पता चलता है। यानी कि कुछ ना कई बार क्या होता है, परियोजना लेकर आई जाती है लेकिन फिर भी उनके काम करने में देरी हो जाती है। अब इसके लिए क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा कथन I2U2 समूह के बारे में सही है? भारत, इजराइल, UAE और USA का समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2022 में वर्चुअल रूप से हुआ था। तो इसमें तीनों ऑप्शन ही सही है, A, B और C हमने अभी देखा था। I2U2 समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों के विकास से संबंधित है? स्वच्छ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा योजना, अंतरिक्ष आधारित ऊर्जा निगरानी, जलवायु निगरानी परियोजना, अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना। इसमें B ऑप्शन इज करेक्ट। खाद्य सुरक्षा परियोजना हमने अभी देखा था, जो UAE के द्वारा भारत में 2 बिलियन USD निवेश किया जाएगा। तो ये थे हमारे पहली न्यूज़। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ क्या आ रही है कि रिसर्चर्स जो है उन्होंने एक और जो जंपिंग स्पाइडर है उनकी प्रजाति की खोज की है, यानी कि पिलिया जीनस। यानी कि इस प्रजाति का नाम क्या है? पिलिया जीनस। और ये जंपिंग स्पाइडर है और ये कहाँ पर मिला है? कर्नाटक के चिकमंगलूर में। तो जो पिलिया है इसकी नई खोज की गई। अब हम इसके महत्व को और इसकी पूरी जानकारी को देखते हैं। कहाँ पर खोज हुई? माधुगुड़ी गांव में, जो कि पश्चिम घाट की तलहटी में स्थित है और क्षेत्र अपनी समृद्ध पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिच एक तरह से बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसके साथ ही प्रजाति का नाम क्या जो अभी मिली है, तो अभी तक इसका कोई भी आधिकारिक नाम घोषित नहीं किया गया, लेकिन इसे मलेनाडु के नाम से भी जानते हैं और इस क्षेत्र का जो पारंपरिक नाम है मलेनाडु। इसके साथ ही इसको पिलिया मलेनाडु कहा जा रहा है अभी हाल ही में। इसकी विशेषताएं क्या हैं? पिलिया जीन्स की जो मकड़ियाँ होती हैं छोटे मध्यम आकार की होती है, रंगीन धात्विक चमक वाली स्पाइडर परिवार की होती हैं और अपनी उत्सुकता शिकार करने की एक अनोखी क्षमता रखती हैं। ये खोज स्थानीय परिस्थिति की सेहत को दर्शाती है और संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देती है। इससे पहले भारत में फिनटेला जीन्स की 12 से 18 प्रजातियां पाई गई थी और ये एक नई खोज विविधता को और बढ़ाती हैं। अब देखिए, भारत में जो फिनटेला जीन्स है उनकी सबसे पहले खोज की गई थी चिकमंगलूर से पहले। फिनटेला डेब्राइस जो है ये 2023 में खोज हुई केरल के पश्चिमी घाट में वायनाड क्षेत्र में। और इनका मतलब की विशेषता क्या है? ये भी छोटी चमकदार और सुनहरी भूरे स्कैल्स वाली मकड़ी है। नर में विशिष्ट पैल्प है, यानी कि जनन अंग संरचना बनी हुई है जो इसे अन्य प्रजातियों से अलग बनाती है। तो इसका नाम जो रखा गया था प्रसिद्ध भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर देबाश्री चक्रवर्ती के सम्मान में रखा गया। इसके बाद भारत में जो फिनटेला उसकी कुल प्रजातियां 12 से 18 पहले ही मौजूद है और अब जो नई खोज हुई तो 19वीं प्रजाति या 20वीं प्रजाति हो गई है। इसके साथ ही खोज का महत्व क्या है? पश्चिमी घाट की जो पूरी जैव विविधता उसके बारे में पता चलता है। और पश्चिमी घाट को अगर हम देखें तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, जो कि 8 हॉटस्पॉट में से एक है। हर साल यहाँ पर 50 से नई प्रजातियाँ खोजी जाती हैं और 2024 में 200 से ज़्यादा नई प्रजातियाँ मिली थी। ये मकड़ी दर्शाती है कि मलेनाडु क्षेत्र अभी भी अनछुआ और जीवंत है, यानी कि वहाँ पर अभी भी कुछ प्रजातियाँ जो है वो सेफ हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र का जो एक तरह से बायो इंडिकेटर है। जंपिंग स्पाइडर जो है छोटे कीटों को नियंत्रित करती है, प्राकृतिक कीट नियंत्रण करती है। नाजुक आवास इनके जो झाड़ियाँ घास नम मिट्टी में रहती हैं और स्वच्छ प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाती हैं। इसके साथ ही अगर गायब हुई तो कीटों की संख्या बढ़ जाएगी और फसलों को नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान, नई प्रजाति का वर्णन होता है इसमें। जो फिंटेला उसकी 19वीं या 20वीं प्रजाति। उसके साथ ही अनुवंशिकीय अध्ययन किया जाता है, यानी कि DNA से विकास क्रम को समझने में मदद मिलती है। अब देखिए संरक्षण के लिए कुछ चेतावनियां भी दी गई हैं, जिसमें खतरे क्या रहते हैं। कॉफ़ी बागान क्षेत्र, सड़कें, आवास विनाश और कीटनाशक। इस खोज से पता चलता है कि अगर हम अभी नहीं संरक्षित करेंगे तो ऐसी अनोखी प्रजाति हमारे देश के लिए खत्म हो जाएंगी। अब देखिए कार्यवाही की क्या क्या ज़रूरत है। माथुगुड़ी को माइक्रो रिजर्व बनाया जाए ताकि वहाँ पर जितनी भी प्रजातियाँ उनको सेफ रखा जाए। किसानों को जैविक खेती सिखाना, स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। इसके साथ ही स्थानीय गौरव पर्यटन की संभावना, तमिलनाडु जंपिंग स्पाइडर जो एक ब्रांड बन सकता है। इसके साथ ही इको टूरिज्म जैसे कि स्पाइडर वॉक, फोटोग्राफी टूर और ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा गाइड होम स्टे वगैरह करने में। अब देखिए फिनटेला जो जीन्स है, एक तरह से जो इनकी वंश है, उसका विकास क्रम क्या है। तो सेल्टिसाइड्स परिवार में फिनटेला की स्थिति है और सेल्टिसाइड जंपिंग स्पाइडर परिवार है और इसमें प्लेक्सीपोडिया उप परिवार है और फिर आगे उनकी जो है चिरिसिलेनी ट्राइब्स है और उसके साथ ही फिनटेला जो है जीन्स पाई जाती है। फिनटेला चिरिसिलेनी ट्राइब्स का एक हिस्सा है जिसमें हेल्वेटिया, फिनटेलोइड्स जैसी और भी जीन्स शामिल है। इसके साथ ही विशेषता क्या है, इनका आकार छोटा रहता है, इन पर चमक रहती है और इनके जो अलग से एक नर जनन अंग होते हैं। अब ये जो है 50 मिलियन वर्ष पहले सेल्टिसाइड परिवार का उदय हुआ था और फिर 30 से 40 मिलियन ईयर्स अगो प्लेक्सीपोडिया उप परिवार में ये बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही चेरिसिलिन ट्राइब का एशिया में विकास होता है 20 से 25 मिलियन ईयर्स अगो। 10 से 15 मिलियन ईयर्स अगो फिनटेला जीन्स जो है उसका उद्भव होता है और 5 मिलियन ईयर्स अगो वर्तमान में, यानी कि भारत में जो प्रवेश अभी मिल रहा है हमें पूर्व उत्तर एरिया में, इसके साथ ही पश्चिमी घाट में। अब देखिए फिनटेला का विकास पथ क्या था। सबसे पहले तो मूल प्रजाति जो दक्षिण पूर्व एशिया में छोटी थी, हरी भूरी मकड़ियाँ होती थी। उसके बाद रेडिएशन होता है। मायोसीन काल में जंगलों के फैलने से 50 से ज़्यादा प्रजातियाँ बन जाती हैं और प्लेस्टोटीन यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो में पश्चिमी जो घाट है उसके जंगलों में फैलाव होना शुरू होता है और यहाँ पर नई प्रजातियों का उदय होता है। स्थानीय अनुकूल कॉफ़ी बागान, झाड़ियाँ, नई प्रजातियाँ जैसे कि चिकमंगलूर वाली अभी हाल ही में पाई गई है, तो वहाँ पर अनुकूलन हुआ। भारत में फिनटेला की 3 शाखाएं कैसे थी। सबसे पहले तो पश्चिमी घाट क्लेड में, कर्नाटक केरल में, पी डैब्रिस चिकमंगलूर में। उसके साथ ही पूर्व उत्तर क्लेड जो था असम मेघालय था और उसमें पी असम मैनिसिस थी। इसका तो हिमालय क्लेड जो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पी लोजुया, ये इसकी शाखाएं थी। अब इसके बाद आणविक परिमाण क्या मिले हमें, मॉलिकुलर एविडेंस। तो इसमें फिनटेला एक मोनोफाइलेटिक जीन्स है, सभी प्रजातियों की एक ही पूर्वज से है। इसके साथ ही DNA बारकोड, यानी कि भारत की प्रजातियां 205%, 2 से लेकर 5% तक जेनेटिक अंतर आता है, अलग प्रजाति हैं। इसके साथ नर पैल्प की जटिलता बनी हुई है, यानी कि सेक्सुअल सिलेक्शन से इनका विकास हुआ। अब देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। यौन चयन इसका डिफरेंट है। इसके साथ ही नर की चमकदार स्कैल से नृत्य मादा चयन है। आवास विभाजन जिसमें कॉफ़ी बागान और जंगल ये प्रजातिकरण होते हैं यहाँ पर। जलवायु में परिवर्तन, प्लेस्टोसीन में ठंड यानी कि पश्चिमी भाग में ये शरण लेते हैं। अब देखिए चिकमंगलूर की नई प्रजाति का विकास स्थान क्या है। फिनटेला जो है पश्चिमी घाट क्लेड में पाई जाती है। पी डैब्रिस नाम की जो एरिया यानी कि प्रजाति केरल 2023 में। नई प्रजाति माधुगुड़ी 2025 में मिली। सिस्टर स्पीशीज कहा जा रहा है इसको, यानी कि ये उन्हीं की फिनटेला की एक स्पीशीज है। अब देखिए नई खोज तो हमने देख ली। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है। विद रेफरेंस टू जंपिंग स्पाइडर्स ऑफ सेल्टिसाइड फैमिली consider the following statements that belong to the Fintelala genes and are primarily found in the eastern Ghats.
These spiders act as natural bio-indicators and pest controllers in coffee plantations of the Western Ghats. The discovery of a new Fintella species in Chikmagalur highlights the need for micro-reserves under the Biological Diversity Act 2002. तो इसमें सिर्फ ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। ये जो जंपिंग स्पाइडर बिलोंग करते हैं फिनटेला जीन्स में और ये ईस्टर्न घाट्स पर ज़्यादा फाउंड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू स्पीशीज, जो जंपिंग स्पाइडर इंडिया उसके बारे में, अ न्यू स्पीशीज ऑफ द फिनटेला जीन्स वॉज डिस्कवर्ड इन द मेलानाडू रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन 2025. The Western Ghats is recognized as a biodiversity hotspot primarily due to its high number of endemic arachnids. इसके साथ ही द जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ZSI रिपोर्टेड ओवर 600 न्यू faunal species in 2024 with the maximum from Kerala and Karnataka. तो इसमें कौन सी ऑप्शन सही है? पहली और तीसरी दोनों ही सही हैं। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। भारत के बारे में आ रही है कि इंडिया कैन बी अ बीकन ऑफ हाउ AI कैन बी यूज्ड फॉर सोशल गुड, ओपन AI स्पेशल। यानी कि ओपन AI ऑफिशियल के द्वारा एक स्टेटमेंट, एक तरह से एक बयान आया कि इंडिया किस प्रकार से AI को अपने जो सोशल यानी कि सामाजिक मतलब भलाई के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए इसको यूज़ कर सकता है। तो 4 नवंबर 2025 को कंपनी ने इंडेक्यू नामक एक नया बेंचमार्क लॉन्च किया था, जो कि भारतीय संस्कृति, भाषा, दैनिक जीवन पर आधारित AI सिस्टम का मूल्यांकन करता है, कि AI सिस्टम को पूरी तरह से एनालाइज करता है। इसी लॉन्च के दौरान ओपन AI के जो वाइस प्रेसिडेंट है प्रज्ञा मिश्रा और हेड ऑफ रिसर्च इंटरनेशनल जो श्रीनिवास नारायणन है, उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के लिए AI के नैतिक और समावेशी उपयोग का बीकन यानी कि मार्गदर्शक बन सकता है। इंडेक्यू क्या है? इंडेक्यू एक तरह से बेंचमार्क है जो कि 12 भारतीय भाषाओं में, हिंदी, तमिल, तेलुगु और भी जितनी भाषाएं हैं उसमें 2278 प्रश्नों पर आधारित है, जो कि 10 सांस्कृतिक क्षेत्र जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन सभी को कवर करते हैं। इसे भारत ने 261 विशेषज्ञों, साहित्यकार, इसमें पत्रकार, कलाकार, इनके सहयोग से तैयार किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? AI मॉडल्स को भारतीय संदर्भ में बेहतर बनाना, जहां पर अंग्रेजी मुख्य भाषा नहीं और 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। ओपन AI का कहना है कि भारत ChatGPT का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए यह प्राथमिकता वाला कदम है कि सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी जाए। सामाजिक भलाई पर फोकस करना, अधिकारियों ने जोर दिया कि भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ ही आधार, UPI इस AI को अंतिम छोर तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। जैसे कि शिक्षा में AI टूल्स छात्रों के लिए, किसानों, शिक्षकों के लिए उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। स्वास्थ्य और कृषि, बाढ़ पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। फसल उपज अनुमान, स्वास्थ्य सेवाओं में AI को यूज़ किया जा सकता है। ओपन AI ने भारत में फ्री एक्सेस की पेशकश की, जो कि 505 मिलियन जियो यूजर्स तक पहुंचाएगा, ताकि डेटा संग्रह और मॉडल में सुधार हो सके। अब देखिए भारत की जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI की नीति की है क्या है भारत में। 2025 तक AI जो है भारत की GDP में लगभग $5 अरब तक जोड़ने की क्षमता रखता है, जो कि कुल मूल्य वृद्धि में 15% तक का योगदान होगा। भारत की जो AI की नीति है उसका फोकस क्या है? मेन कि नवाचार को बढ़ावा देना, नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करना, इसका मॉरल यूज़ किया जाए, समावेशी विकास पर आधारित है। यह नीति दोहरी प्रकृति की है, एक और AI अपनाने को प्रोत्साहित करना, दूसरी ओर जोखिम को नियंत्रण करना। नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इसके प्रमुख उदाहरण है, मतलब प्रमुख सूत्रधार है, यानी कि उनके द्वारा ये चीज़ यानी कि ये परियोजना लॉन्च की गई थी। इसके साथ ही प्रमुख नीतिगत पहलें क्या थी भारत में और इसका विकास कैसे हुआ। भारत की जो AI की अगर हम यात्रा देखें तो 2018 से शुरू होती है, जब नीति आयोग ने राष्ट्रीय AI रणनीति यानी कि नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी की थी। यह रणनीति AI को समावेशी विकास के लिए उपयोग करने पर केंद्रित है, विशेष रूप से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट सिटी, मोबाइलिटी जैसे जो 5 प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें। इसका उद्देश्य AI के माध्यम से पहुंच, सामर्थ्य, कुशलता की चुनौतियों का समाधान करना है। 2024-25 में लॉन्च हुए इंडिया AI मिशन ने इसे नई गति दी थी। यह मेइती का एक तरह से कार्यक्रम है जिसका बजट 10,370 करोड़ रुपए है।
और 2025-26 के लिए 2000 करोड़ अभी 2000 करोड़ जो है आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 10,000 से ज़्यादा GPUs की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, डेटा और मॉडल यानी कि सार्वजनिक डेटा प्लेटफॉर्म विकसित करना, AI इनोवेशन सेंटर कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI अनुप्रयोगों के लिए केंद्र बनाना, AI स्टार्टअप फंडिंग, 18 AI ऐप्स को प्रारंभिक फंडिंग जिसमें जलवायु परिवर्तन सीखने की क्षमता पर ध्यान देना, AI स्किलिंग 2.5 मिलियन से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षण देना, सुरक्षित AI IndiQ जैसे कि बेंचमार्क के साथ भारतीय भाषाओं में मूल्यांकन करना। 2025 AI गवर्नेंस गाइडलाइंस जो है नियामक और तकनीकी उपकरणों का संयोजन जो कि RBI सेबी जैसे क्षेत्र नियामकों के साथ जुड़ता है। इसके साथ ही ड्राफ्ट AI बिल जो है 2025 ये अन्य परियोजनाएं हैं AI की मेइती के द्वारा जनवरी 2025 में जारी किया गया था और नैतिक डिजाइन जवाबदेही डाटा गोपनीयता पर जोर देता है। इसमें उच्च जोखिम AI सिस्टम को के लिए जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य। डीप फेक नियम अक्टूबर 2025 में प्रस्तावित जिसमें AI जनरेटेड कंटेंट को 10% सतह क्षेत्र में लेबल करना अनिवार्य डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए। रोजगार सृजन रोड मैप नीति आयोग का 2030 का लक्ष्य AI से 40 लाख नई नौकरियां जिसमें पुनर्कौशल और AI साक्षरता पर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ इस क्षेत्र में अनुप्रयोग और प्रभाव क्या है इसका, कृषि पर फसल का पूर्व अनुमान लगाना, बाढ़ की चेतावनी, इंडिया AI के तहत फ्यूचर फार्मिंग प्लेबुक तैयार कर सकती है और देख सकती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य में ICMR के निर्देशों के साथ नीतिक AI उपयोग को यानी कि सुपेस जैसे टूल्स है। शिक्षा में कक्षा में AI एकीकरण के लिए COE सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यूनेस्को के साथ AI रेडीनेस असेसमेंट वगैरह तैयार करना। वित्त RBI का जिम्मेदार AI समिति रिपोर्ट 2025 में जारी की गई थी। भ्रष्टाचार का विरोध यानी कि आधार GST UPI को AI से जोड़कर रियल टाइम निगरानी करना। अब इसमें चुनौतियां क्या रहती हैं, तो डेटा गोपनीयता यानी कि DP एक्ट 2023 के अनुसार नैतिक मुद्दे, वैश्विक निर्भरता जो है ये इसकी एक चुनौतियां हैं यानी कि पूरे विश्व में हमारी निर्भरता है। थोड़े नैतिक मुद्दों पर इस चीज़ को यूज़ करना इतना भी आसान नहीं है। मतलब हर एक व्यक्ति के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो नैतिक यूज़ कर रहा है या नहीं। हालांकि भारत का दृष्टिकोण क्या है, AI स्वायत्ता पर है, घरेलू LLM विकसित करना और 3 से 5 वर्ष में स्वदेशी GPU को तैयार करना, ये भी एक तरह से चुनौती है। 2026 तक व्यापक AI कानून की उम्मीद तो है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इंडियन AI मिशन के बारे में। इसका बजट 10,372 करोड़ रुपए और ये 10,000 से ज़्यादा GPU की कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। यह मेइती की क्षेत्रीय कार्यक्रम है जो कि AI स्टार्टअप्स को फंडिंग स्किलिंग प्रदान करता है। इसके साथ ही यह केवल कृषि पर फोकस करता है, स्वास्थ्य शिक्षा को बाहर रखता है। तीसरा बिल्कुल गलत है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है यानी कि B ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कि इसमें जो है 10,372 करोड़ रुपए बजट है और इसके साथ ही जो ये कृषि के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा को भी ऐड करता है। INDQ जो है वो बेंचमार्क उसके संदर्भ में ये ओपन AI द्वारा लॉन्च किया गया और एक भारतीय भाषा आधारित AI मूल्यांकन टूल है जो भारतीय भाषाओं को कवर करता है। इसका उद्देश्य AI मॉडल्स को भारतीय सांस्कृतिक संदर्भों में सुधारना, लेकिन यह केवल शिक्षा क्षेत्र तक ही सीमित है। भारत को AI के सामाजिक भलाई उपयोग का वैश्विक बीकन बताया गया, जिसमें तीनों ही सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब चलते हैं हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एडिटोरियल की तरफ, यानी कि न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन एडिटोरियल और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब एडिटोरियल क्या है, इसमें एडिटोरियल ये जो खिनवराज जो जैंगनिन है इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये क्या कहते हैं कि ट्रंप जो है उसका कंट्रोल ज़्यादा इजराइल पर है, हमास से लेकर ज़्यादा, यानी कि इजराइल को कंट्रोल करता है। तो जैसे अभी हमने देखा इजराइल हमास सीज फायर हुआ था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हमास को वापस बॉडीज वगैरह भेजने के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्हें टफ टेस्ट को फेस करना पड़ा। यानी कि ये जो डील थी ना हमास और इजराइल की सीज फायर डील, उसने भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों को सामना किया था। और इसके साथ ही हमास अभी तक अगर हम देखें तो बॉडीज इजराइल की वापस कर रहा है। और ये 7 अक्टूबर 2023 में जो उन्होंने बंधक बनाए थे और तब से ये युद्ध शुरू हुआ था। तो इसी तरह जो टीम्स हैं इजिप्ट में और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है
वो सभी इजरायली मिलिट्री के साथ काम कर रही हैं और हमास को लोकेट करने के लिए कि बॉडीज़ जो है गाज़ा से वापस भेजी जाए। और इसके साथ ही बीबीसी की रिपोर्ट क्या कहती है, देयर आर स्टिल 13 बॉडीज़ इन गाज़ा, यानी कि 13 बॉडीज़ अभी भी जो है गाज़ा में है। हमास क्या है, हमास इज़ ईदर अनेबल टू लोकेट द बॉडीज़ और इट प्रिटेंडिंग नॉट टू नो वेयर दे आर टू प्रोलॉन्ग दिस फेज। Once all the bodies are returned, Hamas would have to surrender arms in the following phase, and that is where the real test of ceasefire lies. यानी कि हमास के पास अभी भी 13 बॉडीज़ जो हैं गाज़ा में है। जब तक ये पूरी तरह बॉडीज़ वापस नहीं हो जाती तब तक तो हमास जो है अस्तित्व में रहेगा, लेकिन जब पूरी तरह से ये सभी बॉडीज़ जो हैं इजराइल को वापस मिल जाएंगी उसके बाद हमास को मिलिट्री को आत्मसमर्पण करना होगा। अब देखिए इसमें मतलब कि हम ये क्यों कह रहे हैं राइटर कि जो अमेरिका या फिर ट्रंप है उसका इजराइल पर ज़्यादा दबाव है, तो प्रेशर बना हुआ है इजराइल पर। तो जो ट्रंप है उन्होंने करीब 200 मिलिट्री जो पर्सोनल्स है उन्होंने इजराइल को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर डिप्लॉय किए हैं। दिस इज शो दैट ही इज़ सीरियस अबाउट द सीज़फायर एंड टू ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट हिज डिस्ट्रस्ट ऑफ इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एंड द इजरायली आर्मी अमेरिकन्स ड्रोन्स आर मॉनिटरिंग गाज़ा। यानी कि इससे पता चलता है कि जो ट्रंप है इस पर सीज़ फायर के लिए कितने ज़्यादा सीरियस हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो गंभीरता से इस मुद्दे को ले रहे हैं। और वो अपने जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनके जो दोस्त हैं यानी कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते। इसी वजह से उन्होंने गाज़ा में जो ये गाज़ा सीज़ फायर का एक तरह से प्लान रखा था और इस प्लान में उन्होंने 20 पॉइंट दिए थे, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हमास को ख़त्म करके यानी कि हमास का निरस्त्रीकरण करके वहाँ पर एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा। और उस बोर्ड में जो है एक तो यूके के वहाँ के पूर्व जो प्रधानमंत्री शामिल रहेंगे, दूसरा ट्रंप भी उस बोर्ड में अध्यक्ष की तरह काम करेंगे। तो इसी तरह इसके साथ ही लेस लीवरेज ऑन यानी कि हमास सॉरी, इसमें देखिए इसराइल हमास जो युद्ध विराम है उसका संदर्भ क्या है। ये जब हमास ने इसराइल पर हमला किया तो करीब 1200 इजरायली लोग मारे गए और 250 बंधक बनाए गए थे। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में गाज़ा पर फिर हमला किया और इसमें भी 60 यानी कि 68,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। वहाँ पर आपने देखा ही होगा बहुत सारी सिचुएशन बनी हुई थी, वहाँ पर बच्चों की मृत्यु हो रही थी, अकाल जैसी सिचुएशन थी, कोई भी सहायता पहुँचाने पर पाबंदी लगाई जा रही थी। जो हम देखते हैं ट्रंप ने भी 20 सूत्रीय गाज़ा योजना दी, तो इससे पता चलता है कि वो इसराइल को उन्होंने मना लिया है। सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसी वजह से वॉइस थोड़ी डिफरेंट आएगी। इसमें क्या है कि ट्रंप की जो 20 सूत्रीय गाज़ा योजना हमने देखी थी उसको इजराइल ने मानने के लिए यानी कि उसके लिए मान गए थे। और इस बात से पता चलता है कि जो ट्रंप है उनका जो कंट्रोल है वो इजराइल पर अभी भी बना हुआ है। तो इजराइल ने इस योजना को स्वीकार किया क्योंकि ट्रंप इजराइल का मजबूत समर्थक है, वो काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने इजराइल को फिनिश द जॉब यानी कि काम पूरा करो को कहा, लेकिन अब युद्ध विराम बनाए रखने के लिए भी दबाव डाल रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने इजरायली पीएम जो बेंजामिन नेतन्याहू उस पर सेटलर स्पॉयलर्स यानी कि व्यवस्थापन के हकदारों को रोकने का दबाव डाला ताकि युद्ध विराम न टूटे, जैसे कि नेतन्याहू को सेंटर राइट गठबंधन बनाने या फिर चुनाव कराने की सलाह दी गई। ट्रंप का लीवरेज क्या है? जो ट्रंप है अमेरिका इजराइल को सैन्य सहायता देते हैं और ट्रंप ने ये कहा कि इजराइल सड़कों पर लौट सकता है जैसे ही मैं कह दूं। यह इजराइल को नियंत्रित करने की शक्ति दिखाता है। तो इस बयान से पता चलता है कि ट्रंप की कितनी ज़्यादा शक्ति यानी कि कितना ज़्यादा कंट्रोल है इजराइल पर। अब देखिए इसका मुख्य पॉइंट क्या था, ट्रंप इजराइल को युद्ध विराम से बांधे रख सकते हैं लेकिन हमास का उनका प्रभाव कम है। हमास ट्रंप की धमकियों को नज़रअंदाज कर रहा है, यानी कि हमास जो वो ट्रंप को इग्नोर करता है। तो फिर से इसमें जो है यानी कि एक तरह से फिर से युद्ध होने की संभावना भी बन सकती है। हमास पर ट्रंप का नियंत्रण आखिर कम क्यों है?
हमास ने जनवरी 2025 में ट्रंप की धमकियों को चुनौती दी, बिना इसराइल की बड़ी रियायत के बंधकों को रिहा नहीं किया था। हमास अभी भी राजनीतिक लाभ निकाल चुका है और हथियार डालने से इनकार कर दिया है। कतर तुर्की ने हमास को डील करने के लिए मजबूर किया, लेकिन गाजा के पुनर्निर्माण में वो प्रभाव चाहते हैं कि पुनर्निर्माण में उनका हमास का भी प्रभाव होना चाहिए। ट्रंप हमास के संरक्षक कतर तुर्की उस पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन हमास हाइबरनेशन मोड यानी कि छिपकर हमला करने में माहिर है। एडिटोरियल से ये पता चलता है कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाली तो युद्ध जो है वो फिर से शुरू हो सकता है। इसमें अमेरिका का दृष्टिकोण क्या है? प्यू रिसर्च क्या कहती है कि 36% अमेरिकी लोग मानते हैं कि ट्रंप इसराइल को बहुत ज़्यादा पक्ष दे रहा है, जबकि हमास को सिर्फ 2% दे रहा है। इसके साथ ही निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि बिम्स्टेक के संबंध में कौन सा कथन सही है। जनवरी 2025 तक इसमें 7 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय ढाका में। यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्रीय सहयोग का एक हिस्सा है। कौन सा कथन इसमें सही है? पहला और तीसरा दोनों ही सही है। इसका जो मुख्यालय वो ढाका में नहीं है। 16वें यानी कि 16 फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में 2022-23 से 2025-26 तक राज्यों को शिक्षा के लिए 4800 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश। यूनियन टैक्स के नेट प्रोसीड्स का 45% राज्यों को शेयर। कृषि सुधारों के लिए सभी राज्यों को 45,000 करोड़ रुपए का परफॉर्मेंस इंसेंटिव। कौन सा कथन सही है? सिर्फ एक कथन ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बैटरी कैथोड मटेरियल हालिया में न्यूज़ में रहा है? 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। लिथियम आयन, एक्टिवेटेड कार्बन, निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट, सॉलिड स्टेट। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट जो अभी चर्चा में रहा है बैटरी कैथोड मटेरियल। ये थे हमारे मतलब एडिटोरियल से रिलेटेड तो ये क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन थे। अब आपका आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसमें आपने बताना निम्नलिखित में से विचार कीजिए। ज्वाला खंडाश्म यानी कि पायरोक्लास्ट मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक। उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं? यानी कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसमें कितने उत्पाद इसमें से निकलते हैं? केवल 1, 2, 3 या फिर सभी के सभी 4? तो इसमें आपने सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही हमारा ये जो द हिंदू का डेली सेशन है वो कंप्लीट होता है, एंड होता है। अब मिलते हैं हम अपने कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।